नमस्कार, पॉडकास्ट विद शरद। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक और ख़ास मेहमान इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं। थोड़ा सा उनके बारे में आपको मैं बता दूं तो एक यंग लीडर हैं वो कांग्रेस के। और अभी इस प्रोग्राम को लेकर मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि कुछ कमेंट्स ये थे कि आप लगातार जो बड़े नेता हैं उनके पुत्रों से बातचीत कर रहे हैं। तो ये एक संयोग है, एक ट्रायोलॉजी हुई है कि ये लगातार इन अ रो हमारे साथ जो युवा नेता हैं वो भी एक स्टालवर्ट पॉलिटिशियन के पुत्र हैं। लेकिन ये सिर्फ एक संयोग है। उनका समय विधायक हैं वो, और उनके पिताजी बहुत ही बुंदेलखंड के एक प्रॉमिसिंग लीडर तो रहे ही, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, 5 बार के विधायक रहे वो, और बहुत ही सहृदय और बहुत सबको साथ लेकर इंक्लूसिव पॉलिटिक्स जिसको आप कहते हैं उसके वो रिप्रेजेंटेटिव रहे। और कुछ उसी लाइन को लेकर उनके पुत्र आगे बढ़ रहे हैं जो पृथ्वीपुर से कांग्रेस के विधायक हैं। तो चलिए जानने समझने की कोशिश करते हैं कि एक युवा विधायक के नाते वो कांग्रेस की राजनीति की मध्य प्रदेश में दिशा धारा कैसे देखते हैं, और ख़ुद उनके अपने व्यक्तित्व में, उनके अपने जीवन में उनकी सोच और दृष्टि राजनीतिक की बात करें, हम राजनीति की बात करें या पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन की बात करें कैसे। तो मुलाकात करिए। मेरे साथ हैं नितेंद्र सिंह राठौर जो पृथ्वीपुर से कांग्रेस के विधायक हैं। बहुत स्वागत करता हूं नितेंद्र जी आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। थोड़ा सा ज़रा अपने बारे में जी, क्योंकि बहुत लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि जी, आपको समझना चाहेंगे। वो जी, एक बड़ी स्ट्रांग लीगेसी रही है। जी, राजनीति आपने चुनी जी। या फिर ये पिताजी की इच्छा थी, ये भी हम जानना चाहेंगे। थोड़ा जी, सा बताइए उस जी, दौर को जब जी। आप राजनीति में नहीं थे। जी। देखिए, मैं प्राइमरी एजुकेशन, उसके बाद मैंने होटल मैनेजमेंट किया और उसके बाद मैंने होटल के व्यवसाय से जुड़ा। अच्छा जी। होटल व्यवसाय में कंटिन्यू रहा। उसके साथ साथ जितने भी होटल से संबंधित जो एग्जीबिशंस होते हैं, जितने ट्रेड फेयर्स होते हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, वो सब मैंने अटेंड किए। और मेरी कोशिश, पिताजी क्योंकि राजनीति में थे, मेरे ग्रैंडफादर पॉलिटिक्स में थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, फिर उसके बाद अमर जनपद सिंह जी, अध्यक्ष जी, लगातार रहे। जी। और उसके बाद उनके निधन के बाद मेरे फादर लगातार जनपद अध्यक्ष रहे और फिर आपने बताया अभी के 5 बार विधायक रहे, मंत्री भी रहे। और उनके निधन के बाद सभी जो हमारे परिवार और क्षेत्रीय परिवार पूरा, क्योंकि हमारा परिवार सिर्फ मेरे परिवार तक सीमित नहीं है। पिताजी जो एक लंबा बड़ा परिवार छोड़कर गए हैं, मेरे विधानसभा क्षेत्र पृथ्वीपुर और निवाड़ी जो अभी विधानसभा क्षेत्र नहीं है, जिला है, लेकिन वो भी उतने ही कनेक्ट हैं, आज भी मेरे से कनेक्ट हैं। उन सब से राय मशवरा हुआ, सब ने बैठ के, और सबकी इच्छा थी कि मुझे आगे इस चुनाव में कंटेस्ट करना चाहिए। तो विधायक बनकर अभी आया हूँ, लेकिन मैं जब अपने बिजनेस में भी था या जब मैं पढ़ भी रहा था, तो मेरे पिताजी अक्सर जब मैं पढ़ता था और जब मैं छुट्टियों में पृथ्वीपुर जाता था, तो वो कई बार क्या करते थे कि वो खाना खाने चले गए या कुछ करने अंदर चले गए, तो वो कहते थे कि आधे घंटे सारे लोगों के बीच में बैठो। तो मुझे बाहर, हमारे यहाँ एक खुला दफ्तर है जहाँ सब लोग आके बैठते हैं, सब प्रेम से अपनी बात रखते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं जो भी निराकरण उसका कर सकें। तो वो मुझे छोड़ देते थे इस तरह से। तो जब मैं बैठता था तो मुझे लोगों की भावनाएं, लोगों के इमोशन सब समझने का मौका तो मिलता ही था। तो इस तरह से ये नहीं कह सकते, मतलब एक पॉलिटिकल टच था जो नॉट एज अ लीडर बट पिता के पुत्र होने के नाते ये मौका मिलता था कि जब पिता पॉलिटिशियन, हमारे परिवार में एक चीज़ तय थी कि हमारे परिवार में एक ही लीडर होगा पॉलिटिक्स में, तो हम उसको सब फॉलो करते थे। पिताजी जब तक थे, हमारे पूरे परिवार, हमारे काका, हमारे कजिन्स, हमारे परिवार, सबके एक ही लीडर थे, पिताजी। तो उन्होंने जो बोला कि बैठ जाओ, लोगों की बात सुनो, तो हम सुनते हैं। उन्होंने कहा यहाँ निमंत्रण में चले जाओ, शादी में चले जाओ, तो हम लोग चले गए। और मैं ही नहीं, परिवार के अन्य लोग भी सब इस तरह से करते थे। पिताजी के निधन के बाद जब जिम्मेदारी आई, तो मेरे परिवार, जो मेरे सभी बड़े काका हैं, परिवार के सब और काका, सब लोग मिलकर तय किया हम लोगों ने, और सभी लोगों ने एकजुटता के साथ पूरा दिन रात एक करके मेहनत की
और मेरे कार्यकर्ता स्वरूप जो परिवार है उन सब ने भी उतनी ही मेहनत की, क्योंकि मैं तो अकेले कहूँ तो मेरे बस का नहीं था कि अकेले विधायक बन सकता था। सबका सहयोग, सबकी मेहनत, जिसकी वजह से आज विधायक के पद पर मैं आकर बैठा हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र के परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और ये मौका मुझे दिया। नितिन जी, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है जी कि जिसको हम कहते हैं कि पहला ही अटेम्प्ट आपने लिया जी और बहुत ही टफ था चुनाव, जी निश्चित तौर पर, जी क्योंकि बाय इलेक्शंस माने जाते हैं कि वो रूलिंग पार्टी के साथ जाते हैं जी और वो भी बीजेपी जैसा संगठन, जी। बीजेपी की ताकत, जी और आप और आपका परिवार और आपकी होल्डिंग जी जिस तरह से पृथ्वीपुर और निवाड़ी में है, मैं ये जी। मान नहीं सकता जी। कि आपको बीजेपी में आने का ऑफर नहीं मिला होगा। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे जी। हैं। और बाई इलेक्शन के पहले मुझे कई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो नेता हैं उन्होंने अप्रोच किया था। हाँ। और जब उन्होंने अप्रोच किया था तो मैंने बताया कि मेरा परिवार सिर्फ राठौर परिवार नहीं, मेरे क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ता वो भी मेरा परिवार है। हम सब ने बैठ के हम लोग बात भी की इस मैटर पे, कैसे इस तरह की बातें आ रही हैं। और सभी लोगों की बात थी कि स्वर्गीय पिताजी जिन्होंने पूरा जीवन, वो जब शुरुआत की निर्दलीय जीते, कई वोटों से जीते, 40,000। हाँ, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का दामन तब भी नहीं छोड़ा। हमेशा कांग्रेस के कर्मठ सिपाही रहे, एक जिम्मेदार कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते हमेशा काम करते रहे। और उनके निधन के बाद, उनके पुत्र होने के नाते, अगर मैं इस तरह का कोई कदम उठाता हूँ तो मेरी क्या इमेज होगी ये आप ही समझ सकते हैं। इसलिए हम सब लोगों ने ये समझा कि हमें चाहे कितनी भी कोई भी ऑफर आती है, हमें कदम यहाँ से डगमग नहीं करना है। ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है। जी लेकिन आपके पिताजी खुद 2 बार कांग्रेस के टिकट से वंचित रहे जी और दोनों बार उन्होंने निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा और जी मोर देन 40,000 से जी वो चुनाव जीते। जी। उनके मन में भी कड़वाहट नहीं आई कभी? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, कई बार इस तरह के भाव तो आते हैं, इमोशंस तो हर किसी के होते जी। हैं। और कोई अगर प्रॉमिसिंग लीडर है और उसको वो ये कंफर्म मान के चलता है कि उसको टिकट मिलेगी, और अगर टिकट कट जाता है तो ये स्वाभाविक है कि कुछ इमोशंस होते हैं, रिएक्शंस भी होते हैं। उन्होंने भले ही इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, जीत कर आए, पर उन्होंने पार्टी का साथ तब भी नहीं छोड़ा। मेरा ये मानना है कि हम पार्टी पर पूरी तरह से समर्पित हैं। पार्टी हमें जो जिम्मेदारी दी उसको निभाते हैं, लेकिन पार्टी का भी ये कर्तव्य है कि जो उनको जिम्मेदारी के साथ जो कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं उनका ध्यान रखें। ये पार्टी का भी कर्तव्य है। तो मैं तो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ एक कार्यकर्ता के नाते अपनी पार्टी के लिए काम करता हूँ। मैंने बोला कि संघर्ष का समय है, पार्टी के साथ हूँ। किसी कवि की पंक्तियां भी हैं कि संघर्ष मनुज के जागृत पौरुष की अविरलता का स्वर है। जी। संघर्ष बड़ा है सपनों से, संघर्ष सुखों से बढ़कर है। क्या बात है जी। तो ये बात सही है। संघर्ष करने वाला सेनानी आप मूल रूप से राजपूत जी समुदाय से आते हैं और वहाँ एक बड़ी फाइटिंग स्पिरिट है। जी माना जाता है कि बाबूजी पर भी कई बार उनका एक मिलिटेंसी एटीट्यूड को लेकर प्रचारित किया गया कि फिर एक बड़ा हाई प्रोफाइल मामला था जी सुनील नायक जी जी वाला, जी जिसको लेकर उन्होंने, लेकिन बात सही है कि अगर आप ठीक रास्ते पे होते हैं, अगर जी। आपको लगता है कि आपने कुछ, क्या लगता है आपको, राजनीति का, षड्यंत्रों का, कॉन्स्पिरेसी का, जी। और कई बार आपके बिहाफ पर कुछ उत्साही कार्यकर्ता कुछ कर जाएं जी। तो भी रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल तो आप ही होते हैं। हाँ, ये बात तो है जी। क्योंकि आपने जो उदाहरण दिया ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि उस वक्त स्वर्गीय पिताजी का उस केस में कोई लेना देना नहीं था, मेरा कोई लेना देना नहीं था, हमारे परिवार के साथियों का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर हम सब लोग एक लंबा समय निकाला, परेशानियां निकली और 2 वर्ष काफ़ी परेशानियां जी। रहीं। लेकिन अगर मैंने बोला कि आप सत्य के साथ हैं और आप सही हैं तो ईश्वर का न्याय सबसे बड़ा होता है। और आप देखिए कि उसमें हमारे पिताजी और हम सब लोग बाइज्जत बरी हुए उसमें, तो ये ईश्वर का न्याय है। उसके साथ साथ भी राजनीति में षड्यंत्र तो चलते हैं, इसमें इसको मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा इस बात को। पार्टी के भीतर ज्यादा रहते हैं या बाहर? पार्टी के भीतर
भी रहते जी। हैं और लेकिन वो पार्टी के बाहर भी रहते हैं। बाहर भी रहते हैं। दोनों ही पहलू हैं। हाँ। संघर्ष है और कॉन्स्पिरेसीज चलती रहती हैं। जी। लेकिन ये जीवन है। ये आप किसी भी, अगर आप कॉरपोरेट में भी हैं और आप अगर किसी और फील्ड में भी हैं तो कॉन्स्पिरेसी तो वहाँ भी चलती रहती हैं, आप देखते हैं। तो पॉलिटिक्स में ज़्यादा है, लेकिन पॉलिटिक्स में मैं मानता हूँ कि इसको ये ज़्यादा है। लेकिन सारे षड्यंत्रों को, सारे संघर्षों को निकल के आप आगे बढ़ें तो उसी में असली मज़ा भी है, जीत का मज़ा भी उसी में है। तो आनंद भी ज़्यादा आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी पर्सनैलिटी को मैं अभी भी देख रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि जी, होटल इंडस्ट्री का जो एक इम्पैक्ट है जी, दैट इज़ वेरी मच एविडेंट। जी, जी, हाँ, जी। मतलब एक बढ़िया प्रेजेंटेबल पर्सनैलिटी ईश्वर देखिए, ने हम दी लोगों है। को सिखाया जाता था होटल की पढ़ाई करने में कि ट्रीट अ गेस्ट लाइक गॉड, अतिथि देवो भव। तो उसमें अतिथि आपके लिए भगवान स्वरूप है और आपको उसको खुश रखना है। और आज पॉलिटिक्स में हूँ तो अतिथियों की जगह हमारा परिवार जनता है। आपको जनता को खुश रखना है, जनता आपसे संतुष्ट रहे। ये मैं मानता हूँ कि किसी भी पॉलिटिशियन के लिए ये संभव नहीं है कि 100 में 100% जनता संतुष्ट हो जाए। कई लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन एक परिवार में भी इस तरह की चीज़ें आती हैं कि कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ नाराज होते हैं। लेकिन जो अपने होते हैं, नाराज होते हैं, तो वो फिर खुश हो जाते हैं। उनको ये दिखना चाहिए कि आप उनके लिए प्रयास कर रहे हैं। आज मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस में इतना आसान नहीं है कि जो काम मैं बोलूँ वो काम हो जाए। लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हमारे क्षेत्र की जनता को ये देखना चाहिए कि उनका चुना हुआ प्रतिनिधि उनके लिए खड़ा है, उनके लिए प्रयास कर रहा है, उनके लिए संघर्ष कर रहा है। ये महत्वपूर्ण है जी। जिस रास्ते में मैं चलने की कोशिश करता हूँ। और निश्चित रूप से बुंदेलखंड से मैं आता हूँ जहाँ सबसे बड़ी समस्या अनएम्प्लॉयमेंट की है। लोग बेरोजगार बहुत हैं। उस दिशा में काम करने की बहुत ज़रूरत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला था, मैंने सदन में भी इस बात को रखी कि आज अगर हमें डेवलपमेंट करनी है तो टूरिज़्म एक बहुत बड़ा सोर्स है। मैं तो उससे जुड़ा रहा हूँ, उसको काफ़ी हद तक समझता भी हूँ। और मैंने उनको कहा कि टूरिज़्म के लिए आप जो डेस्टिनेशन जो डेवलपमेंट कर रहे हैं या जो एक ख्याति प्राप्त जिन कर चुके हैं, जैसे ओरछा फॉर एग्जांपल ले लीजिए, तो उनसे जोड़ के हम, मेरी विधानसभा में आसपास तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ बहुत स्कोप है। हेरिटेज में बहुत स्कोप है, रिलीजियस कुछ मंदिर है, जगह है, वहाँ बहुत स्कोप है, नेचर में बहुत स्कोप है, वाइल्ड लाइफ में स्कोप है। इन सबको जोड़ के सर्किट बनाइए। सर्किट बनाएंगे तो वो जो छोटे डेस्टिनेशन ओरछा जैसे या तमाम महेश्वर ले लीजिए, मांडू ले लीजिए, इन डेस्टिनेशन की ओवरनाइट बढ़ेगी। जब गेस्ट आएंगे, नाइट बढ़ेगी तो वहाँ रेवेन्यू भी जनरेट होगा, तो रोजगार भी बढ़ेंगे। जब होटल चलेगा तो वहाँ जो काम कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, होटल उनको तनख्वाहें भी दे पाएगा, और लोग भी बढ़ेंगे, कमरे बढ़ाएंगे तो और स्टाफ की ज़रूरत होगी। तो इस तरह से हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से तमाम काम करने की आज ज़रूरत है। मैंने बिना सोचे समझे कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं, मैंने इस बात को रखा कि हमारे प्रदेश के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए जो सही है वो राय मैंने उनको रखी। मैं उस तरह का आदमी हूँ कि मैं इसमें बीजेपी कांग्रेस नहीं करता हूँ। अगर बीजेपी कोई काम करती है और जहाँ मुझे लगता है कि ये सही है तो मैं उस जगह उनका सपोर्ट करूँगा, मैं उनका विरोध नहीं करूँगा। आप टूरिज़्म को बहुत अच्छे से समझते हैं जी। और मेरे ख्याल से ये 2008 की बात है जी, जब पहला ISO टूरिज़्म का, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का पहला ISO ढाबा डोडी में है, जो इंदौर जाते हुए रास्ते में पड़ता है। और उस समय के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे अश्विनी लोहानी, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा, शरद जी आपको मैं एक चीज़ बताऊं, आपको बहुत आश्चर्य होगा कि इस पूरे रीजन में, भोपाल से इंदौर का ये जो उस समय 4-4.25 घंटे लगते थे, अब तो और टाइम कम हो गया। उन्होंने कहा इस पूरे रास्ते में हमारा ये जो ISO ढाबा है ये इसलिए चलेगा, सबसे ज़्यादा चलेगा बिकॉज ऑफ फूड नहीं। मैंने कहा फिर क्या सर? उन्होंने कहा साफ सुथरे टॉयलेट्स। क्योंकि महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम महिलाओं और बच्चों को होती है जो जाना चाहते हैं टॉयलेट्स में, लेकिन उनको वो चीज़ नहीं मिलती है। और मैंने देखा डोडी की सफलता में, मैं जब बुंदेलखंड आता हूँ सर, बुंदेलखंड हमारा एक पिछड़ा इलाका माना जाता है और दुर्भाग्य से बहुत सारे चैलेंजेस रहे। बहुत सीधे सच्चे लोग हैं। मेरी पढ़ाई जर्नलिज्म की सागर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से हुई। मैं उस रीजन को बहुत अच्छे से मैंने समझा और मुझे दुख होता है कि
क्यों इतना सुंदर क्षेत्र जहाँ ओरछा है, राम राजा मंदिर है, खजुराहो है, जहाँ पर इतने सुंदर छतरपुर और उसके आसपास इतनी सारी चीजें, क्या कारण है नितिन जी? आप क्या वजह देखते हैं? क्या वो जो लीडरशिप चाहिए थी वो नहीं मिली? आज भी सारा सब कुछ मध्य प्रदेश में मालवा निमाड़ की तरफ है। जी, आज अगर आपको डेवलपमेंट करनी है, दो ही तरीके हैं, एक तो रोड्स अच्छी हो और दूसरा बीच में मिडवे पे कोई ऐसी जगह हो जहां आप कुछ खा पी सकें और वॉशरूम साफ सुथरे ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस दिशा में सरकारों को सोचना चाहिए। बुंदेलखंड में बहुत कुछ है, बहुत पोटेंशियल है, पुराने रुइंस हैं, पुराने रगेट्स हैं, पुराने कितने पैलेसेस पड़े हुए हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उसको रिस्टोर करें। जंगल, कितना खूबसूरत जंगल है, नेचर है, हमारे ओरछा में ही बेतवा है, खजुराहो में आगे चले जाइए केन है, पांडव फॉल ले लीजिए, राने फॉल ले लीजिए, यहाँ बेतवा में राफ्टिंग हो, मतलब कितने स्पॉट्स हैं। दतिया देखिए आप, उधर ग्वालियर के आगे भी आप चले जाइए, मिडावले, आप कितने खूबसूरत डेस्टिनेशन है, चंदेरी चले जाइए, तो बहुत स्कोप है, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा हमारे यहाँ मध्य प्रदेश हमारा कई सीमाओं से लगता है, जैसे राजस्थान से भी लगता है, महाराष्ट्र से भी लगता है, तो जहाँ से भी हमें उम्मीद हो सकती है कि यहाँ से हम टूरिस्ट को जोड़ सकते हैं। इस तरह की इनको, हालांकि शिवशेखर जी बहुत ये भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं और कोशिश करते हैं, तो उस तरह से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं कि नई आइटनरीज बनाई जाए, सेंट्रल इंडिया के लिए बनाई जाए। बुंदेलखंड में से खजुराहो, ओरछा, शिवपुरी को जोड़ सकते हैं आप, कोटा बूंदी से कनेक्ट कर सकते हैं, चित्तौड़ से, वहाँ से बना दें, मालवा और इधर है, इसको भी आगे से आप जोड़ सकते हैं, तो पचमढ़ी को नागपुर और ये वाला ट्रैक आगे ले सकते हैं। तो इस तरह से कई तरह से आइटनरीज बना सकते हैं, सर्किट्स बना सकते हैं, जिससे हम ये जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो प्रॉब्लम है, इसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इस और सरकार को ध्यान देना चाहिए। अभी 2 नए लीडर्स हैं हमारे पास मध्य प्रदेश में कांग्रेस के, और दोनों के बारे में ये कहा जा रहा है कि बहुत कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए ये कहा जाता है कि वो 365 दिनों में से 340 दिनों तक तो बहुत आउटस्टैंडिंग काम करती है, लेकिन चुनाव के जो 2 महीने होते हैं उन 2 महीनों में वो पटरी छोड़ देती है। तो इस बार क्या इस गलती की तरफ भी है ध्यान कि आप पूरे 5 साल बड़ी मेहनत करते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन आखिरी में लास्ट लेग ऑफ दी जो चैलेंज होता है वहाँ आप पिछड़ जाते हैं? नहीं, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि पिछला इलेक्शन भी काफ़ी हद तक कांग्रेस के ही पाले में था, और कैसे लास्ट में लूज कर गए। अब लोग कहते हैं लाडली बहना की वजह से कर गए, या जो भी वोटर्स सूची के कारण, पर कहीं ना कहीं अगर हम हारे हैं तो कुछ कमियां भी रही होंगी। मेरा मानना है ये जो आपने पॉइंट उठाया है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छे तरीके से मेहनत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लास्ट में कोई ना कोई ऐसी कमी हो जाती है जिस वजह से हम लूज कर जाते हैं, और जो जीता वो सिकंदर कहलाता है। तो इस पे अभी मांडू में नव संकल्प शिविर एक हम लोगों का हुआ था, जिसमें राहुल जी ने भी उसको एड्रेस किया था, और सारे लोगों ने अपनी बात रखी, और इसमें विशेष रूप से इस बात पे चर्चा हुई कि कैसे हम अंतिम वक्त पे अपना जो बूथ है उसको संभाल के रखें और बूथ मैनेजमेंट को और बेहतर कर सकें। इस दिशा में सबने अपने सुझाव दिए। वो सुझाव अध्यक्ष जी के पास पहुंचे, और अध्यक्ष जी का कहना है कि वो सुझाव ऊपर जाएंगे, और शायद ऊपर गए भी हैं। तो अध्यक्ष जी और प्रभारी जी के माध्यम से ऊपर गए हैं, वहाँ से क्या फाइनल होकर आता है, क्या होता है। पर राहुल जी ने ये बात स्पष्ट रूप से वहाँ कही थी कि मुझे अब वो नेता नहीं चाहिए जो एसी में बैठे रहें और काम करें, मुझे वो चाहिए जो कुछ करें, आंदोलन करें, शोर शराबा करें, जनता के साथ ग्राउंड पर बैठें, वो रिपोर्ट आनी चाहिए, उसी को आगे महत्व मिलेगा। ये बात राहुल जी ने क्लियरली उसमें कहा था, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय के लिए वो काफ़ी कंसर्न भी हैं। एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की तरह भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी छवि उभर कर आई है, और वो इस वक्त इन चीज़ों पर ध्यान दे भी रहे हैं। अगर हमारा राष्ट्रीय नेता, जो हमारा सबसे बड़ा नेता है, और अगर वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आके विधायक दल की बैठक में भी आता है, सबको अपनी बात रखता है, और नवसंकल्प शिविर में भी वो एक अपना ऑनलाइन सही, बट उन्होंने एक पूरा वीडियो उसमें बनाया, और अब लाइव उन्होंने बातचीत की, तो कहीं ना कहीं ये उपस्थिति हम सबको भी कॉन्फिडेंस देती है। और निश्चित रूप से अगर विधायकों में कॉन्फिडेंस आता है तो जो विधायक के कार्यकर्ता हैं उनमें भी कॉन्फिडेंस आता है। तो ऊर्जा का संचार हमें भी चाहिए, हमारे नेता से हमें ऊर्जा मिलती है, और हमसे वो ऊर्जा और सब नीचे जो कार्यकर्ता हैं उनको ट्रांसफ़र होती है। तो ये एक अच्छा शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की है।
एक चीज जो कांग्रेस के लिए समीक्षक भी मानते हैं, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स भी मानते हैं जी कि जब धर्म का विषय आता है, खासतौर से जी। सनातन का सब्जेक्ट आता है, जी तो कांग्रेस के नेता डिफेंसिव हो जाते हैं, जी वो पीछे जाते हुए दिखते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि स्टालिन डेंगू मलेरिया कह रहे हैं सनातन को जी नष्ट हो जाएगा, जी तो बजाय इसके कि उसको बहुत हम्बल तरीके से ही, ठीक है आपके स्ट्रैटेजिक अलायंस में आपके इम्पोर्टेंट साथी हो सकते हैं वो, जी लेकिन क्यों पीछे हटती है कांग्रेस? चाहे वो कुंभ का विषय हो, जी। चाहे वो कोई और बिंदु हो, राम मंदिर का विषय हो, जी। तो ऐसा लगता है कि जैसे जुबान पर आते आते कोई बात रुक जाती है। जी जी। नहीं, कांग्रेस उसमें पीछे नहीं हटती, उसको भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव होके उसको ग्रैस्प करने की कोशिश करती है, वो माहौल इस तरह से बनाते हैं। ऐसा नहीं है, सनातन की जहाँ तक बात है, मेरे बहुत सारे कांग्रेस में तो काफ़ी इस बार पहली बार के विधायक भी बहुत चुनकर साथ में आए हैं, और इस विषय पे काफ़ी बातचीत हम लोगों की भी होती है कि ऐसा क्यों लगता है या ऐसा क्यों होता है। तो सभी का कहना है कि हम सब तो बचपन से हम भगवान को मान रहे हैं, बचपन से हमारे यहाँ पूजा हो रही है, हम सब फॉलो करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। और मैं अपने परिवार की बात करूँ, मेरी माँ तो मैं मानता हूँ कि दिन में अगर 12 घंटे का समय है तो 12 में 7 घंटे तो उनके हाथ में माला ही होती है, वो मंदिर में ही बैठी रहती हैं, वो पूजा करती हैं इतनी। तो हम लोग तो शुरू से इस नियम को मानते हैं, हम सब लोग पूजा करते हैं। मेरी वाइफ भी पूजा पे विश्वास रखती हैं, पूजा करती हैं। मेरे परिवार के अन्य हमारे जो चाचा चाचियाँ सब लोग हैं, वो सब भी पूजा में विश्वास करते हैं। हम सब लोग मंदिर में दर्शन करते हैं, हमारे घर में भी मंदिर है, तो इस सब को फॉलो करते हैं। लेकिन हम क्यों इस बात को दिखाएं कि हम तो बहुत सनातनी हैं, हम तो ये करते हैं, हमारा विश्वास भगवान में है, हम इस पे विश्वास रखते हैं, पर हमें दिखाने की जरूरत क्यों है? आज भारतीय जनता पार्टी को मैं देखता हूँ, तो वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम तो देखो हमारे भगवान श्री राम। तो अब भाई भगवान श्री राम आपके, तो हमारे भी भगवान श्री राम इस बात को मानते हैं। जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि कुछ आपकी पार्टी के लीडर, सेंट्रल की मैं बात करूं, शशि थरूर जी की बात करूं जी, मनीष तिवारी जी की मैं बात करूं जी, तो कुछ इनके जो ओपिनियंस हैं, इनकी जो बातें हैं, वो बहुत अलग दिशा की तरफ जाती हुई दिखती हैं जी। और उनका ये क्लेम है कि वो तो कोई ऐसी बात नहीं कह रहे हैं जो पार्टी लाइन के खिलाफ है। अगर देश का प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहा है जी, तो वो कह रहे हैं कि अच्छा काम किया, ऑपरेशन सिंदूर अच्छा था जी। इस पर भी पार्टी के भीतर क्या द्वंद्व सा, कई बार ऐसा लगता है कि कोई द्वंद्व है पार्टी के भीतर जी। नहीं, ऑपरेशन सिंदूर देखिए, जितना जब इसकी शुरुआत हुई, ये जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ, आपने भी देखा होगा कि हमारे नेता, पूरा विपक्ष, राहुल गांधी जी से लेकर सबने पूरा सहयोग किया, और सबने ये बयान भी दिए, स्टेटमेंट भी दिए कि हम देश के साथ हैं, प्रधानमंत्री के साथ हैं, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देने चाहिए। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान में अचानक से और सब शांत हो गया, तो इस पे आवाज़ उठाई गई कि जब आप पाकिस्तान पे अटैक कर रहे थे और अपना आप ही हर बात कहते हैं कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देंगे, तो पूरा विपक्ष साथ में था। फिर अचानक से आपने यू टर्न क्यों ले लिया? इस बात को क्लियर करना चाहिए था कि अचानक से क्यों यू टर्न हुआ। एक तरफ आप कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, पर आज जो चीज़ें तमाम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, तो ये तो नहीं लगता कि अच्छी मित्रता है। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि अगर कोई बात देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो उस बात पे फिर इस तरह से कभी अलग चीज़ें क्यों हो जाती हैं, ये भी समझने का विषय है, इसको विपक्ष जानना चाहता है। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, उस पे तो राहुल गांधी जी ने यही कहा था कि आप पाकिस्तान के 2 टुकड़े करिए, हम साथ में, पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में हम सब साथ हैं। बट फिर वो चीज़ें नहीं हुई, और कुछ अचानक से वो यू टर्न जब हुआ, तब उन्होंने इस बात को कहा कि ये जो हम चाह रहे थे वो नहीं हुआ, इसमें तो हमें ये करना चाहिए था। इस बात को ज़रूर उन्होंने बदले हुए स्टेटमेंट थे। आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ, अगर आप ये दावा जो करेंगे ही, वो करना ही चाहिए आपको कि अगला इलेक्शंस आपके लिए बहुत अच्छा होगा, कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा होगा जी, और आप ये भी दावा करेंगे कि हम बहुत अच्छी स्थिति में होंगे और सरकार बनाने का भी आप दावा करेंगे जी, तो क्या आधार आप देखते हैं? अगर मैं आपसे भी पूछूं, जब 1 साल 6 महीने से ज़्यादा हो गया जी, कि कांग्रेस ऐसा क्या कर रही है? 29 की 29 लोकसभा सीटें आप गंवा चुके हैं जी। हाँ, आपका जो बीजेपी है 160 प्लस का बहुमत उसके पास है जी, और अभी भी ऐसा कोई बहुत सी चेंज नहीं दिख रहा है। आप पूरी कोशिश कर रही है कांग्रेस, पुरजोर लड़ रही है सड़क से लेके सदन तक, लेकिन फिर भी अभी कोई ऐसा ट्विस्ट नहीं देखने को मिला जी। देखिए, आज के दौर में जो कांग्रेस कर रही है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष
लगातार जनता के बीच में दौरे कर रहे हैं। अभी अशोकनगर में आपने देखा एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था। उसके अलावा भी आप देखेंगे कि वो घर नहीं बैठते, उनके प्रोग्राम्स लगातार चलते रहते हैं जनता के बीच में। और उसमें हमारे प्रभारी हरीश चौधरी जी, वो भी निरंतर मध्य प्रदेश के दौरे करते हैं और साथ में अध्यक्ष जी के जाते भी हैं दौरे पर। तो उनके दौरे लगातार हो रहे हैं, वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। नया संगठन में नया बदलाव होने जा रहा है, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जब नए लोग जिलाध्यक्ष और नया संगठन होगा, एक नई ऊर्जा के साथ काम करने का मज़ा होगा। और आज जो समय है, आज जनता के बीच में जाने का समय है, जनता की जो आवाज़ है उसको उठाने का समय है और जनता के दर्द में उनके साथ समय बिताने का समय है। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी इसमें ठीक कर रही है। आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि 2028 में कांग्रेस की सरकार बनने के चांस इसलिए होंगे कि कांग्रेस तो मेहनत कर ही रही है, पर जनता जो दिखाई देता है वो असल में है नहीं। आज जनता परेशान है। मैं भी अपने विधानसभा में देखता हूँ, आसपास देखता हूँ कि यहाँ पे दावे जरूर किए जाते हैं कि राजस्व के सारे काम बहुत आसानी से स्मूथली हो रहे हैं, लेकिन जनता आज चक्कर काट रही है। वो नामांतरण, सीमांकन, इसमें उनको परेशान किया जाता है, बिना पैसे के उनके काम नहीं होते। और कांग्रेस के साथ साथ जनता इस बार कांग्रेस के पक्ष में चुनाव लड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से जनता में नाराज़गी है और उसका असर 2028 में देखने को मिलेगा। लोग ये भी चाहते हैं, ख़त्म करूँगा इस सवाल के साथ, कि कौन होगा चेहरा सीएम फेस के लिए। जी देखिए, अभी तो मुझे कुछ मैं नहीं कह सकता हूँ इस पे कि कोई लीडर होगा या क्या करना चाहिए, पर मुझे लगता है कि आज जो कांग्रेस पार्टी कर रही है जनता के बीच में जाना, उसको निरंतर करते रहना चाहिए। आखिरी वर्ष में जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है निश्चित रूप से इस पर विचार करेगा, क्योंकि हमारे पास कई डायनेमिक लीडर्स आज हैं। जीतू पटवारी जी हैं, उमंग सिंगार जी हैं, जयवर्धन सिंह जी हैं, सचिन यादव जी हैं और तमाम लीडर्स हैं, जो अरुण यादव जी हैं। तो ये तमाम लीडर्स हैं, अच्छी खासी प्रतिभा इनमें है। अब ये तय तो पार्टी आगे करेगी, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि लीडर होगा या नहीं होगा। लेकिन एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते जो जिम्मेदारी मुझे या हम सब विधायक साथियों को दी जाएगी, हम तो उसका निर्वहन करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे। और पूरा विश्वास है, विश्वास ही ऊर्जा का काम करती है। हम तो उस विश्वास के साथ काम कर रहे हैं कि 2028 में कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ वापसी मध्य प्रदेश में करेगी। और उसके बाद आप अगर मुझे बुलाओगे नहीं तो हम खुद ही आपके पास आ जाएंगे मिठाई खिलाने और आपके साथ बैठेंगे। चलिए जी, शुभकामनाएं आपको भी हैं और शुभकामनाएं बीजेपी को भी हैं। धन्यवाद जी। कि आप दोनों अपना दायित्व तो बहुत ताकत से निभाएं जी और एक ऐसी टक्कर मध्य प्रदेश में पॉजिटिव रखें जी कि जिसका पूरा बेनिफिट मध्य प्रदेश की जनता को मिले। बिल्कुल, बहुत जी, शुभकामनाएं जी, आपको जी, व्यक्तिगत बहुत तौर बहुत पर धन्यवाद, आपकी जी। राजनीतिक यात्रा के लिए। तो ये थे कांग्रेस के युवा विधायक नितेंद्र जी। पॉडकास्ट में आज इतना ही, और अगली बार एक और पर्सनैलिटी के साथ पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।